बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल में आपकी मेज़बान मिशाल बलोच। नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर दूसरा प्रोपेगेंडा आ रहा है कि पाकिस्तान जो है आलमी जंग में दखल अंदाज़ी कर रहा है। नाज़रीन, अब देखना ये कि वाकई पाकिस्तान जो है किसी जंग में मुदाखलत कर रहा है या फिर पाकिस्तान ज़िम्मेदाराना तौर पर सालसी का किरदार अदा के ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चाइना जो है फ़ाल का किरदार अदा कर रहा है, इसके बारे में भी आज हम सर से पूछेंगे। दूसरी जानब एक अच्छी खबर है कि बलूचिस्तान की आवाम जो है तालीम का रास्ता चुन रही है और ये इस बात की अलामत है कि बलूचिस्तान की नौजवानों को शऊर और तरक्की है और वो शऊर और तरक्की का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो इन सब मामलों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदनान सलीम। तो आइए इनसे डिस्कस करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा हुआ है कि पाकिस्तान जो है आलमी जंग में दखल अंदाजी कर रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई कि वाकई पाकिस्तान किसी जंग में हिस्सा ले रहा है या फिर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है इसको कम करने की कोशिश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। दो ही अलामात हैं इस जंग के। एक तो पार्टीज़ होते हैं वो मुज़ाकरात करवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक पार्टी होती है जो मुज़ाकरात करवाता है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। दो पार्टी सामने बैठे हुए हैं और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनकी नीयत और सोच मुख्तलिफ हो सकती है और जो मुज़ाकरात करवा रहा है उसकी डिफरेंट हो सकती है। अब अगर पाकिस्तान के किरदार को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है तो मैं दुनिया को ये बता दूँ कि पाकिस्तान इस जंग में दखल अंदाजी नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान तो अपनी सालिसी का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान का तो इस जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ने करे कि इसराइल में इतनी हिम्मत और गैरत नहीं हुई कि वो ईरान पर हमला करने के साथ साथ वो पाकिस्तान में भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करे या किसी किस्म की जारियत करने की कोशिश करे। पाकिस्तान ने तो अमन की बात की है, पाकिस्तान ने दुनिया को अमन का पैगाम पहुंचाया है, पाकिस्तान ने इस जंग को रोकने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने खलीज ममालिक को एक दूसरे के आमने सामने आने से रोक रहा है, पाकिस्तान ने तो बीच में किसी को फैसिलिटेट नहीं किया या पाकिस्तान ने किसी को असलहा फराहम नहीं किया। आपको याद होगा मैडम कि हमने जब मार्का हक किया, जब हमने हिंदुस्तान को उसके घुटने टेकने पर मजबूर किया, जब हमारी फोर्सेस ने हमारी दिफा को यकीनी बनाया, जब पाकिस्तान पर वहाँ से जारियत हो रही थी, जब हिंदुस्तान की तरफ से अटैक्स हो रहे थे, तो वो जितने भी वहाँ से ड्रोन्स आ रहे थे वो सब वहाँ के इसराइल के प्रोवाइडेड ड्रोन्स थे। तो इससे ये बात साबित होती है कि जब मार्का हक हुआ तो हिंदुस्तान को फैसिलिटेट किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हमारे बड़े बेहतरीन ताल्लुकात है ईरान के साथ। ईरान एक इस्लामी मुल्क है, हम उनके दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, हम उनके लिए एहसास रखते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे मुसलमान मुल्क जो हमारी करीबी हमसाया ममालिक में से है उन पर किसी भी किस्म की जारियत हो या कोई भी सुपर पावर अपनी सोच को उन पर मुसल्लत करने की कोशिश करे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी उन्हें किसी किस्म से फैसिलिटेट नहीं किया। पाकिस्तान ने दोनों पार्टीज को एक मेज़ पर बिठाया, पाकिस्तान ने अमन की बात की, पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि इस जंग से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, बलूचिस्तान के शहरी मुतासिर हो रहे हैं, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, दुनिया में महंगाई हो रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वहाँ मैदान जंग बना हुआ है, ईरान की जो खलीज ममालिक पर अटैक्स थे उससे पाकिस्तान मुतासिर हो रहा था। पाकिस्तान का एक मुआहिदा है, आपको भी इल्म है होगा कि अगर सऊदीया पर किसी भी किस्म का हमला होगा तो वो दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। तो आप देखें, जब ईरान वॉज अटैकिंग सऊदी अरेबिया, इनके दरमियान में एक एग्रीमेंट था, लेकिन हमने ईरान को अटैक नहीं किया, हमने सालिसी की बात की। इवन वी वर एबल टू अटैक, क्योंकि हमारे दरमियान एक था एग्रीमेंट, उसके तहत हम रिएक्शन देख सकते थे ईरान के एक्शन पर, क्योंकि उन्होंने उस मुकद्दस सरजमीन पर हमला करने की कोशिश की जहां अल्लाह ताला का घर मौजूद है, जिनके साथ हमारा एक मुआहिदा है कि अगर उनकी तरफ कोई मैली आंख उठेगी तो उस आंख को सबसे पहले हम निकालेंगे, हम सऊदीया की दिफा करेंगे, हम अपनी फौज भेजेंगे, अल्लाह की उस मुकद्दस सरजमीन की हम दिफा करेंगे। हमने लेकिन ईरान को किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया, हम खामोश रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने सऊदीया को भी खामोश रहने का कहा। सऊदीया में इतनी तो ताकत और हिम्मत थी कि वो ईरान को अटैक करे और ईरान को रिएक्शन दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान ने दखल अंदाजी नहीं की है। पाकिस्तान ने अमन की बात की और तारीख इस बात की गवाह रहेगी। जिसने जितना प्रोपेगेंडा करना है करे, जिसने जो कहना है कहे, लेकिन तारीख हमेशा ये याद रखेगी कि एक मर्द मोमिन था, एक मर्द मुजाहिद था जिसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर था,
انہوں نے امن کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا اور امن کا پیغام پوری دنیا میں انہوں نے پہنچایا. بالکل سر، ایسے ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کے لیے بے شک انشاءاللہ ہمیشہ. سر یہ بتائیں کہ چین کا جو معاملہ ہے وہ بھی ابھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو آپ ان کے خطے میں اس کردار سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں ہمیشہ چین کی تعریف کرتا ہوں. چین بڑا ایک پرامن ملک ہے. بڑی پاکستان کے اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں، ہمارے یہاں سے بلوچستان کی طلباء وہاں جاتے ہیں، اسکالرشپس پر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں فارمنگ میں چین ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہمارے جو دفاعی نظام ہے اس میں چین ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین پاکستان کا سب سے قریبی اور سب سے زیادہ گہرے تعلق رکھنے والا ملک ہے. چین ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے. ایک طرف ایک ملک پوری دنیا میں گھوم رہی ہے، پوری دنیا میں وہ جا رہے ہیں، وہ ترکیہ میں جا رہے ہیں، وہ قطر میں جا رہے ہیں، وہ سعودیہ میں جا رہے ہیں، وہ ایران جا رہے ہیں اور امن کا پیغام لے کر جا رہے ہیں. تو ان کا جو سب سے قریبی دوست ملک ہوگا وہ کیسے غیر امن ہوگا، وہ کیسے امن کی بات نہیں کرے گا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو سب سے قریبی اور کلوز فرینڈ ہے چین، وہ امن کی بات کر رہا ہے. چین نے تو حامی بنی ہے اسٹیٹ آف ہارمز کو لے، اور میں بھی مذاکرات میں اپنا کردار ادا کروں گا. اور چین بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان مذاکرات کو. چین از ان کانٹیکٹ ٹو ایران. وہ ایران کو اس بات پر آمادہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ پھر میز سجے اسلام آباد میں مذاکرات کا. وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ خود تشریف لائے، وہ خود اس معاہدے کو دستخط کریں اور پوری دنیا میں یہ پیغام جائے، تاریخ لکھی جائے کہ سرزمین پاکستان وہ ریاست تھی جس نے ورلڈ وار 3 میں دنیا کو جانے سے روکا. یہ جنگ حزیم ہونے والا تھا. خلیج ممالک ایک دوسرے کے سامنے آنے والے تھے. پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے سامنے آ رہے تھے کیونکہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا. تو الحمدللہ ورلڈ وار 3 کو روکنے میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو چین اور پاکستان انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے. یہ معاہدہ ضرور ہوگا، مذاکرات ہوں گے. قوم کو ناامید نہیں ہونا چاہیے. اپنی قیادت پر، اپنی ملٹری لیڈرشپ پر جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں اس پر یقین رکھنا چاہیے. انشاءاللہ. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہوا، جہاں دنیا خاموش رہی، مطلب کشمیریوں کے حقوق جو ہیں مسخ کیے گئے. تو یہ عالمی خاموشی کی وجہ کیا ہے، اس بارے میں کیا؟ دیکھیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے. جب سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہے یا جب سے مجھے سمجھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے 2012 سے یا 2013 سے، یہ میں سمجھنے لگا ہوں کہ ہندوستان کا اس خطے میں کیا کردار ہے. ہمیشہ ہم نے پڑھا ہے، اپنے استادوں سے سنا ہے، اپنے ٹیچرز سے سنا ہے، اپنے والدین سے سنا ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ جارحیت کا ہاتھ تھامے رکھا ہے. ہندوستان نے ہمیشہ جارحیت کی بات کی ہے. اور جب بھی ہندوستان میں آپ یقین کریں کہ الیکشن کا ماحول بنتا ہے یا دنیا میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی عالمی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے یا یونائٹڈ نیشن کا کوئی کانفرنس انوائٹ کیا جاتا ہے یا ہندوستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر کسی کو فیس کر سکے. نریندر مودی جا کر دنیا میں جب کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ صرف پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں. اس بات میں کوئی دہرائی نہیں ہے. ویری ریسنٹلی ہم نے پہلگام حملہ دیکھا کہ وہاں نریندر مودی نے اپنا سارا فالس فلیگ ڈرامہ کیا، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اپنے ملٹری پرسنلز کو انہوں نے وہاں ہلاک کروایا اور پاکستان کے خلاف محاذ کھولنے کی کوشش کی. تو ایک اتنی نیچ ان کی سوچ ہے کہ یہ اپنے ملٹری پرسنلز کو صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اگر ٹارگٹ کروا سکتے ہیں تو یہ کیا اور کچھ نہیں کروا سکتے. آج اگر بلوچستان میں یہ حالات ہے، جب ہماری ماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ آج میری بہن بلوچ، ایک خدیجہ بلوچ نامی میری بہن کو بی ایم سی سے گرفتار کیا گیا ہے. کس کا وجہ ہے؟ کس کی میں سمجھتا ہوں انٹرفیئرنس ہے. مقصد کس کا ہے؟ ہندوستان نے اسے ٹریپ کیا، ہندوستان نے اس کی فنڈنگ کی، ہندوستان نے انہیں ورغلایا، ہندوستان نے اسے ریاست مخالف بنایا. ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے بی وائی سی کود پڑتی ہے بلوچستان کے سیاسی معاملات میں. بی وائی سی کو کون لانچ کرتا ہے؟ بی وائی سی کی اتنی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ کتنا پیسہ آتا ہے؟ کہاں سے؟ یہ ڈیجیٹل کیمراز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ مائکس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے بینرز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ٹرانسپورٹیشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ فوڈ کوریج کہاں سے آتی ہے؟ کے ایف سی کے برگرز کہاں سے آتے ہیں؟ میکڈونلڈس کے برگرز کہاں سے آتے ہیں؟ آئی فونز کہاں سے آتے ہیں؟ پاور بینکس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ ہندوستان کی فنڈنگ ہے. اگر آج آپ دیکھیں کہ جو پہاڑوں میں دہشت گرد موجود ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے؟ ہمارے اطراف میں بسنے والے ہمارے بلوچ قبائل سے ان کا تعلق ہے. بلوچستان میں جو موسٹ آف پاپولیشن ہے سب غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ بزنس مینس یہاں رہتے ہیں یا قبائلی سردار و نواب و جاگیردار بھی ہے، وڈیرے بھی ہے، لیکن موسٹ آف جو
टेररिस्ट माउंटेन्स में आज मौजूद हैं वो आम घरों से ताल्लुक रखते हैं. बिल्कुल. कौन उनको ये हौसला प्रोवाइड कर रहा है? सही. आम एक घर का बच्चा घर से निकल कर जाकर पहाड़ों पर पहुंच सकता है? कभी भी नहीं. आग ताम कर सियासी इनकी माइंड ब्रेन वॉश करके ये इन्हें लेकर जाते हैं. इन्हें इतना महंगा हौसला मिलता है जो कि हमारी फौज के पास भी शायद ना हो. तो इससे ये बात होती है साबित कि हिंदुस्तान इज द टेररिस्ट स्टेट दैट इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म अक्रॉस ऑल बलूचिस्तान. हम अफगानिस्तान की तरफ जाएं, वहां दहशतगर्दों को पनाह कौन दिलवाता है? यही हिंदुस्तान. तो आज अगर हमारे कश्मीरियों के हकूक मसख हो रहे हैं, वहां हमारी मुसलमान माओं को शहीद किया जा रहा है, बहनों को शहीद किया जा रहा है, उनके हिजाब उजाड़े जा रहे हैं, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, तालीमी इदारों में उन्हें हिजाब और अबाया पहनने की इजाजत नहीं है, वो सब हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दोहराना चाहती है. हिंदुस्तान यही चाहती है कि वो मजालिम यहाँ बलूच अवाम पर हो. लेकिन वो एक नजर में हम देखें मैडम, वो हो रहे हैं. वो कौन कर रहा है? BLA के दहशतगर्द कर रहे हैं. हमारी माओ को दहशतगर्द बनाया जा रहा है, उन्हें सुसाइड जैकेट्स पहनाए जा रहे हैं, उन्हें इवन आप यकीन करें कि हमारी अनमैरिड सिस्टर्स को, हमारी जवान 16-16 17 साल की बहनों को ये अपने लेके जा रहे हैं कैंप्स में. तो आप सोचें जो मजालिम वहां दोहराए गए कश्मीर में, अब बलूचिस्तान को उसकी बीच चढ़ाया जा रहा है. तो आलमी जो बरादरी है उससे बड़ा हमें अफसोस होता है. आप भी बलूचिस्तान की एक नौजवान है, यंग है, मैं भी बलूचिस्तान का नौजवान हूँ. कभी हम बैठ के ये तो फील करते हैं ना कि दुनिया हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? आज अगर ह्यूमन राइट के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब मेरी बहन को दहशतगर्द बनाया जा रहा है, मेरी माँ को सुसाइड बॉम्बर बनाया जा रहा है, मेरी एक नेबर को दहशतगर्द बनाकर उड़ाया जा रहा है, उसके बॉडी के पार्ट्स सड़क पर नंगी पड़ी हुई है, तो दुनिया क्यों आवाज नहीं उठाती? क्यों नहीं कहते कि BLA एक दहशतगर्द तंजीम है? तो दुनिया को आवाज उठानी चाहिए. लेकिन अगर दुनिया आवाज नहीं उठाती, बलूचिस्तान के नौजवान को कहता हूं सामने आए, आवाज उठाए, रियासत की शान बशाना खड़े हो और दुनिया जो नाइंसाफी हमारे साथ कर रही है उस पर यकजा होकर अपनी कौम की आवाज पूरी दुनिया में बने. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. लेकिन यहाँ पे बताएं कि बलूचिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि बलूचिस्तान की जो अवाम है अब तालीम का रास्ता चुन रही है और बलूचिस्तान की जो अवाम है इतनी शऊर रखती है इतना कि उनको पता है कि हमारा जो सही रास्ता है वो तालीम का ही रास्ता है. तो आप ये बताएं कि इससे बैरूनी एजेंडों को भी शिकस्त होगी, दहशतगर्दी और मंशियात से भी थोड़ा दूर होंगे, क्योंकि यंग जनरेशन बिल्कुल थोड़ा सा इसी तरफ जा रही थी, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, एक्टिविज्म के अपने दौर में हमेशा बारहा ये नौजवानों को कहता हूँ कि तालीम का रास्ता चुने, कलम का रास्ता चुने, अपने वालिदैन का सोचे, अपने घरानों का सोचे, अपनी एक शिनाख्त का सोचे. आप बलोच है, बलोच पुरहमन होता है, बलोच रियासत के शाना बशाना खड़ा होता है. खानफ कलात ने हामी भरी, पाकिस्तान बना, बलूचिस्तान महरज़ वजूद में आया पाकिस्तान की शक्ल में. तो आप तारीख को देखें, आपके बलोचों ने कायद हाज़म का इस्तकबाल किया, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान बनाया. तो आपकी तारीख को मसख किया जा रहा है, आपकी पहचान को मसख किया जा रहा है. आप बलोच हैं, आप रियासत के शान बशाने खड़े हो, आप तालीम का रास्ता चुने, आप पहाड़ों पर ना जाएं. अभी आपने जिस तरह से तालीम की बात की, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा. अभी 2,72,000 बच्चे, ये छोटी एक मैं समझता हूँ कोई रेशो नहीं है, 2,72,000 बच्चे बलूचिस्तान के जो तालीमी इदारों से बाहर थे, जो मजदूरी में लगे हुए थे, जो बाहर नशों में थे, मंशियात में थे या कचरा कूड़ा वगैरह चुनते थे, उनको हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है, उन्होंने उनके हाथ पकड़कर उन्हें स्कूलों में पहुंचाया है. और खुशखबरी ये है कि वो आज पढ़ रहे हैं, वो तालीम हासिल कर रहे हैं. वो कल क्या करेंगे? पाकिस्तान की तरक्की में काम करेंगे, बलूचिस्तान की एक पहचान बनाएंगे, दुनिया में पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करेंगे. तो इससे फ़ायदा किसका होगा? बलूचिस्तान की हवाम का होगा, बलूचिस्तान की आवाम की एक अल्हम्दुलिल्लाह पहचान बनेगी. लास्ट में सिर्फ बुराक डिजिटल के तवस्सुल से मैं डिप्टी कमिश्नर उमैर बलोच को अप्रिशिएट करूँगा. उन्होंने पूरे बलूचिस्तान में फर्स्ट पोजीशन को सिक्योर किया है. जो उन्हें टास्क मिला था CM बलूचिस्तान की तरफ से कि बच्चों को स्कूल पहुँचाना है, उन्होंने तकरीबन 8 या 6,000 बच्चों को स्कूलों की दहलीज पर पहुंचाया है. तो मैं समझता हूं बलूचिस्तान के नौजवान उन्हें सलाम पेश करते हैं. अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे. वो लसबेला की डिप्टी कमिश्नर है, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा इसी तरह से हिम्मत दे कि वो हमारी यूथ के लिए और नौजवानों के लिए इसी तरह से काम करें. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया सर अदनान, आपने अपनी राय हमारे नाज़रीन को दी. नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें इसे मिलकर तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाना है. मेहनत, मोहब्बत, इत्तेहाद हमारी असल ताकत है. मिलते हैं अपने नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.